कौन है तालिबानी का नेता? तालिबान कट्टर धार्मिक विचारधारा से प्रेरित कबायली लड़ाकों का संगठन है। इसके अधिकांश लड़ाके और कमांडर पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा इलाकों में स्थित कट्टर धार्मिक संगठन में पड़े लोग, मौलवी और कबायली गुटों के चीफ हैं। घोषित रूप से इनका एक ही मकसद है, पश्चिमी देशों का शासन से प्रभाव खत्म करना और देश में इस्लामी शरिया कानून की स्थापना करना। पहले मुल्ला उमर और फिर 2016 में मुल्ला मुख्तार मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद से मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंजादा तालिबान का चीफ है। वह तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का सुप्रीम कमांडर है। हिब्बतुल्लाह अखुंजादा कतार में एक मदरसा चलाता है और तालिबान की जंगी कार्रवाई के हक में फतवे जारी करता था। 2001 से पहले अफगानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत के दौरान वह अदालतों का प्रमुख भी रहा था। इसके दौर में तालिबान ने राजनीतिक समाधान के लिए दोहा से लेकर कई विदेशी लोकेशन पर वार्ता में भी हिस्सा लेना शुरू किया। सत्ता हस्तांतरण की बातचीत के लिए काबुल पहुंचा तालिबानी कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरदर तालिबान में दूसरी रैंक पर है और इसी के अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने की सबसे ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। यह तालिबान का राजनीतिक प्रमुख है और दोहा में लगातार अफगानिस्तान को लेकर तालिबान की ओर से बातचीत में शामिल होता रहा है। यह 1994 में बने तालिबान के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक था और संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी रहा है। यह कई लड़ाइयों को कमांड कर चुका है। 20 साल बाद इतना मजबूत कैसे हो गया तालिबान? साल 2001 से शुरू हुई अमेरिकी और मित्र सेनाओं की कार्रवाई से पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ढकेल दिया गया, लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंदुज के इलाकों पर कब्जा कर फिर से वापसी के संकेत दे दिए। ये ऐसा वक्त था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसी के साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की सेना और ISI की खुफिया मदद से पाक सीमा में सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत किया। अफगानिस्तान से लौटने की अपनी कोशिशों के तहत 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ता शुरू की और दोहा में कई राउंड की बातचीत भी हुई। एक तरफ तालिबान ने सीधे वार्ता का रास्ता पकड़ा तो दूसरी ओर बड़े शहरों और सैन्य बेसों पर हमले की बजाय छोटे छोटे इलाकों पर कब्जे की राजनीति करना शुरू किया। अप्रैल 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी पे बाइडेन के ऐलान के बाद तालिबान ने मोर्चा खोल दिया और 90,000 लड़ाकों वाले तालिबान ने 3 लाख से अधिक अफगान फौजों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी, उनके प्रमुख सहयोगियों और तालिबान से लड़ रहे प्रमुख विरोधी कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम और कई वार लॉर्ड्स को तजाकिस्तान और ईरान में शरण लेना पड़ा है। अफगानिस्तान के आम लोगों में फिर वही खौफ है। तालिबान के कब्जे के साथ ही काबुल में अफरा तफरी मच गई। लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। 20 साल बाद सत्ता में लौटे तालिबान को लेकर लोगों में खौफ क्यों है, यह जानने के लिए 23 साल पीछे चलना होगा। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर देश पर शासन शुरू किया तो कई फरमान जारी किए। पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया गया और न मानने वालों को सरेआम सजा देना शुरू किया। विरोधी लोगों को चौराहे पर लटकाया जाने लगा। हत्या और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपियों की सड़क पर हत्या की जाने लगी। चोरी करने से जुड़े मामलों में आरोपियों को सड़क पर ही हत्या कर ली गई और साथ ही लोगों के शरीर के अंग काटना, लोगों को कोड़े मारना जैसे नज़ारे सड़क पर आम हो गए। मर्दों को लंबी दाढ़ी रखना, महिलाओं को बुर्का पहनने और पूरा शरीर ढककर निकलना अनिवार्य कर दिया गया। घरों की खिड़कियों के शीशे काले रंग से रंगवा दिए गए। टीवी, संगीत और सिनेमा बैन कर दिए गए। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। बामियान में बुद्ध की ऐतिहासिक मूर्ति को तोड़कर तालिबान ने धार्मिक कट्टरता भी दुनिया को दिखाई। तालिबान के इस शासन को मान्यता देने वाले 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। दुनिया मूक दर्शक बनकर देखती रह गई। तालिबान की मुख्य ताकत है कट्टर धार्मिक संस्थाएं, मदरसे जो उनके विचार को सपोर्ट कर रहे हैं। यही से तालिबान लड़ाके तैयार हो रहे हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सेना और ISI के सीक्रेट मदद से तालिबान के लिए मददगार साबित होते हैं। अफगानिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रुख भी असमंजस वाला है। अमेरिका और मित्र देशों की सेनाओं की वापसी के ऐलान ने
अफगानिस्तान को जैसे थाली में परोसकर तालिबान के सामने पेश कर दिया। रूस तालिबान को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी प्रभुत्व खत्म करने के लिए तालिबान के उभार से जहां रूस खुश है, वहीं पड़ोस के तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे रूसी प्रभाव वाले देशों के लिए खतरे के रूप में तालिबान को देख रहा है। पाकिस्तान तालिबान के पीछे है और ऐसे में चीन को भी तालिबान शासन में अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ने की संभावना दिख रही है। भारत की स्थिति काफ़ी संवेदनशील है। भारत पिछले 20 साल में अरबों डॉलर अफगानिस्तान के विकास में निवेश कर चुका है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, गैस संयंत्रों में समेत कई बड़ी परियोजनाओं पर भारत ने काफ़ी खर्च किया। लेकिन अब तालिबान शासन आने से यह सब खत्म हो चुका है। एयर इंडिया के कई विमानों से भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। डिप्लोमेट्स को सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती है। तालिबान के पिछले शासन में कंधार विमान कांड की आज भारत भुगत चुका है। दुनिया देखती रह गई और तालिबान ने हथियारों के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के 3 करोड़ 84 लाख लोगों की आज़ादी, मानवाधिकार के मसले सब बर्बरियत के आगे सरेंडर कर दिए। अब लोग इस बात को देखने को उत्सुक है कि आने वाले दिनों में क्या तालिबान फिर 20 साल पुरानी बर्बरियत का शासन दिखाएगा या बदले हुए वक्त में उसके कामकाज के तरीके में कोई बदलाव आएगा, और क्या तालिबान शासन में फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कोई कदम उठाने की जहमत करेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।